अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर हथियार बंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट से सनसनी फैला दी है। देर रात बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से एक व्यापारी के घर में घुसे बदमाशों को देखकर घर में मौजूद लोगों ने मदद के लिए शोर मचाया तो बदमाश बुजुर्ग महिला के गले से चैन छीन कर फरार हो गया। घटना मायापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के देवपुरा की बताई जा रही है। लूट की वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। परिवार के लोगों ने बताया कि बदमाशों के पास से हथियार थे और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से आए हुए थे। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए सभी चौराहों और एग्जिट पॉइंट पर सर्चिंग की जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में भी 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 4 बदमाश घुस गए थे और वहाँ पर जिनकी सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे उस समय, और उन्होंने कोशिश करी वहाँ पर लूटपाट की, लेकिन चूंकि वहाँ जो लेडी थी, सीनियर लेडी थी और जो घर के लोग थे, उनके द्वारा विरोध किया गया और हेल्प के लिए चिल्लाया गया, जिसपे रास्ते में वहाँ पर 3-4 लोग जा रहे थे, उनके द्वारा जब वहाँ पहुँचे तो बदमाश वहाँ से भाग गए। और हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, जरा बताइए बदमाशों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, पुलिस ने घटना के बाद से जो है कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जो भी आसपास के चौराहे थे, एग्जिट पॉइंट थे और जो भी रोड थी, वहां पर जो है पुलिस की कई टीमें तैनात की गई थी और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि बदमाश जो है यहाँ से निकलकर भाग सकते हैं। लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली, बड़ी सनसनीखेज घटना है कि शहर के बीचों बीच ऐसे इलाके में मायापुर नगर कोतवाली क्षेत्र के मायापुर क्षेत्र में ये जो घटना घटी है और रात को 9:30 बजे की ये घटना है कि पूरी तरह से पुलिस की जो व्यवस्था है उसको चुनौती देते हुए बदमाशों ने वो घर में न सिर्फ घुसे बल्कि हथियारबंद बदमाशों ने एक चैन लूट कर भी वो फरार हुए हैं। जरूर वे जो बदमाश थे वो एक बड़ी घटना के इरादे से जो है घर में घुसे थे, लेकिन उनका जो बस जब नहीं चल पाया तो वे चैन को लूट कर फरार हो गए। ऐसी ही एक घटना 3 दिन पहले रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में भी घटी थी, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने जो है लूट को अंजाम दिया था। तो पुलिस को जो है कहीं ना कहीं बदमाश जो है चुनौती दे रहे हैं और जो कानून व्यवस्था है उस पर यहाँ पर जरूर पूरी तरह जिले में जो है सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस के दावे हैं कि जो टीमें हैं उनको रवाना कर दिया गया है और जल्द से जल्द जो बदमाश है उनकी धरपकड़ करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पुलकित। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। जॉली ग्रैंड से डोईवाला चौकी तक देर रात जमकर बवाल देखने को मिला है। मुस्लिम युवक पर मेडिकल छात्रा को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। अश्लील फोटो लेकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का ये पूरा आरोप लगा है। युवक को जॉली ग्रैंड चौक से पीटते हुए पुलिस चौकी ले गई भीड़। थाने में आपस में भिड़े दोनों पक्षों के लोग, देर रात तक चौकी में भी बवाल हुआ है। तो डोईवाला चौक तक देर रात तक जमकर बवाल हुआ है। स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे और मेडिकल छात्रा को ब्लैकमेल करने का ये आरोप है। और देखिए किस तरीके से पहले अश्लील फोटो के जरिए धर्मांतरण का दबाव बनाया गया है और मुस्लिम लड़के पर ब्लैकमेल करने का ये पूरा आरोप है। और देहरादून आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए आप, क्योंकि देखने को मिल रहा है बार बार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और यहाँ पर मेडिकल की छात्रा को अश्लील फोटो के जरिए किस तरीके से धर्मांतरण करने की कोशिश की गई है, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है और रात भर बवाल भी देखने को मिला है। फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है और क्या कार्रवाई? देखिए चांदनी, में अभी डोईवाला थाने के बाहर मौजूद हूँ। ये वही थाना है जहाँ पर कल रात 12 से 1 बजे तक लगातार हंगामा होता रहा। दरअसल एक युवक पर आरोप था कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट को परेशान करता है, उससे ब्लैकमेलिंग, उसके न्यूड फोटो को दिखाकर उससे ब्लैकमेल करता है और इसी बात को लेकर ये बवाल शुरू हुआ था। जब तमाम हिंदुवादी संगठनों के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, उसके बाद उस युवक को बाजार में जब ये लोग ला रहे थे तो बताया जा रहा है कि इसी दौरान जो वहां पर मोमडन जो दुकानदार थे उनसे भी भीड़ की भिड़ंत हो गई और फिर यह मामला लगातार बढ़ता चला गया। भीड़ जब यहाँ पर थाने में पहुंची तो बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम और हिंदू समुदाय दोनों पक्षों के लोग यहाँ थाने में पहुंचे थे। देर रात तक यहाँ पर हंगामा जारी रहा, यहाँ तक कि मारपीट भी आपस में हुई। पुलिस ने अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एक जो लड़की से छेड़खानी कर रहा था और दूसरा युवक जो वहां पर दुकान चलाता था। युवक के परिजनों को, चूंकि अभी मैं थाने में मौजूद हूं, वो अभी थाने में यहाँ पर आए थे
जो परिजनों से मेरी बातचीत हुई उनका कहना था कि वो उत्तराखंड डेयरी के नाम से वहां पर एक दुकान चलाते हैं और जब हिंदुवादी संगठनों की जो भीड़ वहां पर आई तो उन्होंने फिर इन युवकों के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। कुल मिलाकर अभी भी डोईवाला में यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं। बाहर भी अगर आप थाने के बाहर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं और पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई यहाँ पर कोई ऐसा सुनील, लेकिन ये बताइए सुनील, लेकिन एक बात ये भी बताइए आप, क्योंकि जिस मुस्लिम लड़के पर ये ब्लैकमेलिंग का आरोप लग रहा है, क्या इससे पहले भी क्या इस लड़के ने किसी लड़की पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया है? इसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है सुनील? देखिए, आरोप लगातार यही लगाए जा रहे हैं कि ये युवक अश्लील फोटो की आड़ में युवती से धर्मांतरण करने के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन अभी जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हुई, उसके अनुसार जिस लड़की पे ये दबाव बना रहा था वो लड़की अभी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि लड़की श्रीनगर की रहने वाली थी, वो श्रीनगर चली गई। लेकिन इसी बात को लेकर कल जो हंगामा हुआ वो धीरे धीरे मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में बढ़ता चला गया और देर रात तक यहाँ पर 12 से 1 बजे तक काफी यहाँ पर भीड़ रही। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। अभी हालांकि मामला यहाँ पर शांत है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण एक तरह से बनी हुई है। आप देखेंगे कि थाने के बाहर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो हिरासत में लिए गए हैं, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में पिछले 1-1.5 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पुरोला हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, चाहे वो देहरादून हो, लगातार लव जिहाद की जो घटनाएं आ रही हैं उसने एक तरह से कानून व्यवस्था के लिए भी यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं, कानून व्यवस्था पर। और पुलिस इन तमाम चीजों को देख रही है कि किसी तरह से ये मामला कोई उग्र रूप न ले। बिल्कुल, और ये भी है सुनील, क्योंकि ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है कि सख्ती से इन मामलों से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून में 24 साल का वैभव डार्क वेब के कारण आज इस्लाम के प्रति आकर्षित हुआ है। पुलिस भले ही कड़ियों को जोड़ने के लिए हाथ पांव मार रही है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट आज भी डार्क वेब को पुलिस से कोसों दूर बता रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पुलिस अब साइबर क्राइम से निपटने के लिए 100 साइबर वॉरियर तैयार कर रही है, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग के साथ हर समय अपडेट देने के भी दावे पुलिस के हैं। ये 100 साइबर वॉरियर पुलिस के वो जवान होंगे जिनको साइबर क्राइम की दुनिया में हर प्रकार से तैयार किया जाएगा। साथ ही इनको साइबर की दुनिया की हर प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साइबर वॉरियर्स तैयार कर रहे हैं, तो जो भी साइबर क्राइम के क्षेत्र में जो भी नए वो साइबर क्राइम के क्षेत्र में नित नए मॉडल्स ऑपरेंडी आते हैं जी, तो वो उन सब के प्रति भी जब एक बार आदमी ट्रेंड हो जाता है तो ये भी तो लगातार अपने को अपडेट रखेंगे। तो जो नई नई ऐप्स वगैरह आ रही है उन पे भी ये लोग हमेशा से एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। साइबर अपराध प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। साइबर अपराधी केवल फाइनेंशियल डैमेज ही नहीं, बल्कि इसके जरिए धर्म परिवर्तन के लिए भी युवाओं को उकसाने लगे हैं। देहरादून के वैभव ताजा उदाहरण है, जिसको साइबर एक्सपर्ट अब डार्क वेब से जोड़कर देख रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि डार्क वेब आज के दिन अपराधियों के लिए एक आसान तरीका है, जहां से कई प्रकार की इलीगल एक्टिविटी होती है, जिसका उपयोग विदेश में बैठे साइबर अपराधी कर रहे हैं। पुलिस के लिए इनको ट्रैक करना फिलहाल नामुमकिन जैसा है। देखिए, डार्क वेब वो दुनिया है जो नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल परे है। डार्क वेब पे सब कुछ अवेलेबल है। डार्क वेब पे हर इंसान की हर एक प्राइवेसी, सारी चीजें अवेलेबल है। हर एक डाटा, उसकी पर्सनल लाइफ से लेकर उसकी फाइनेंशियल लाइफ से लेकर सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स चाहिए, किसका बकायदा क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने हो अगर आपको इनलीगल तरीके से, तो सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। साइबर अपराध से बचने के लिए केवल सतर्कता ही काफी है, क्योंकि साइबर अपराध की इस डार्क वेब की चपेट में बेरोजगार युवा और टीनेजर्स ज्यादा फंस रहे हैं, जहां हल्का सा लालच देकर विदेश में बैठे अपराधियों के बहकावे में आकर युवा कई प्रकार के क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र परथवाल की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून के मेयर की बढ़ सकती है मुश्किलें। विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति केस में जांच। एसपी विजिलेंस ने कोर्ट को जानकारी दी है। मेयर सुनील उनियाल गामा
के खिलाफ ये पूरी जांच होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मेयर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच होगी और जब जांच होगी तो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो एसपी विजिलेंस ने आपको बता दें कि विजिलेंस कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि आय से अधिक संपत्ति है और इस पूरे केस की जांच होगी। मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ ये पूरी जांच होगी। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा बताइए, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है तो मेयर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, एक आरटीआई में खुलासा हुआ था। आरटीआई विकेश नेगी ने आरटीआई लगाई थी, जिसमें बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि देहरादून के मेयर ने आय से अधिक संपत्ति बनाई है। हालांकि इसके बाद मेयर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मैंने ईमानदारी से कमाया। इसके बाद आरटीआई ने विजिलेंस कोर्ट से इस बात की अपील की थी कि इसकी जांच की जाए और कोर्ट में इस बात की बात कही गई थी कि इसकी जांच हो। अब विजिलेंस ने इसकी जांच कंप्लीट कर ली है। विजिलेंस के जो एसपी हैं उन्होंने विजिलेंस कोर्ट को साफ तौर पर लिख के दिया है कि ये जांच कंप्लीट हो चुकी है। अब देखना होगा कि विजिलेंस की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और अगर विजिलेंस की जांच में ये बात प्रूव होती है कि आय से अधिक संपत्ति देहरादून के मेयर की है तो जाहिर तौर पर सुनील उनियाल गामा के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी। शुक्रिया सूर्य जानकारी के लिए दीपांकर। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले जुटे त्रिवेंद्र समर्थक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के घर पर समर्थक जुटे हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में नारेबाजी की गई है। नाथूराम गोडसे पर दिए गए बयान पर यह बवाल देखने को मिला है। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए, जो बयान दिया गया है नाथूराम गोडसे को लेकर, उसी के तहत ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस और प्रदर्शन में जितने शब्द होते हैं ना, उतने भी इकट्ठा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। खाली नौटंकी है, नाटकबाजी है। न उनका गांधी से कुछ लेना देना है, न गांधी की विचारधारा से कुछ लेना देना है। लेकिन वो कुछ काम नहीं तो चलो यही कर लो वाली बात है। बिल्कुल मतलब खाली ये बयानबाजी है और इससे उनको कोई हित होने वाला भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो हित अनहित अपना समझ भी नहीं पा रहे। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक के भैंसकोट गांव के मंदिर में हुई तोड़फोड़ मामले में पुलिस जांच कर रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में मंदिर को मजार में तब्दील करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कुछ युवकों ने मंदिर में आकर तोड़फोड़ भी कर दी थी। मंदिर में रखी प्रतिमाएं तोड़ डाली गई थी, इसके साथ ही पीर बाबा की मूर्ति भी उखाड़ डाली गई थी। मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा हरे रंग का होने की वजह से सोशल मीडिया में किसी ने मंदिर को मजार बता दिया और उसके बाद किसी ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी निजी भूमि और भैरवनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर में भैरवनाथ के साथ पीर बाबा की भी पूजा की जाती है। पीर बाबा नहीं है। पीर बाबा होता तो वहाँ पे मजार होती, वहाँ पे कब्रें होती, इसलिए कोई पीर बाबा नहीं है। यहाँ पे ये भैरवनाथ का मंदिर है और भैरवनाथ के साथ में पीर बाबा के भी जब कहीं पे कोई पूजा होती है तो वो भी अवतरित होते हैं। इस वजह से वहाँ पे पीर बाबा का नाम यहाँ पे इसलिए लगाया गया है। पर्सनल पीर बाबा का कोई मंदिर नहीं है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। 16 जून तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हिमालयाच्या कुशीत उत्तराखंडमध्ये वसलेलं हिमालयाच्या कुशीत उत्तराखंडमध्ये तो देहरादून की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी वजह से 16 जून तक के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। लगातार यात्रियों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इसी को देखते हुए फिलहाल रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। हालांकि एक वजह यह भी बताई जा रही है, मौसम खराब होने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अब यात्रियों की भीड़ की वजह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसे बंद कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब में जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, तो वहीं हिंदुओं की आस्था का केंद्र
लक्ष्मण मंदिर भी बर्फ के आगोश से ढका हुआ है। लक्ष्मण मंदिर में भी अभी 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हालांकि गर्मी बढ़ने के साथ ही बर्फ जरूर पिघल रही है, लेकिन इस साल भी लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलने से लेकर अभी तक बर्फ के बीचों बीच मंदिर के दर्शनों के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। हेमकुंड साहिब में स्थित लक्ष्मण मंदिर के विस्तारीकरण की मांग भी उठ रही है। हिंदू श्रद्धालुओं का कहना है कि लक्ष्मण मंदिर को भी अब भव्य तरीके से मनाया जाना है। चमोली के हेलंग मारवाड़ी बाईपास का जिन्न एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। चुनावी दौर शुरू होते ही मारवाड़ी बाईपास मुद्दा जो है वो प्रमुख बन जाता है। 1980 के दशक से हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध खत्म कब होगा, ये बड़ा सवाल है। जहां एक ओर इस बाईपास बनने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, तो वहीं जोशीमठ के व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जाएगा और धार्मिक मान्यताओं की मान्यता भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। राज्य के मंत्री जरूर इस विषय को लेकर नितिन गडकरी से वार्ता करने को कह रहे हैं, लेकिन पूर्व में भी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बाईपास पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एनसीसी कैडेट्स, आईटीबीपी जवानों, स्कूली छात्रों समेत कई संगठनों के साथ जनसंवाद किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सीएम से प्रश्न पूछकर उन्हें जिले की कई समस्याओं से अवगत कराया और सीएम ने भी प्रश्नों का जवाब सूक्ष्म और सरल तरीके से दिया। सीएम धामी ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। कूड़े की समस्या पर सीएम ने कहा कि जल्द ही इसका समाधान होगा। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं और उसमें हमने उत्तरकाशी को भी सम्मिलित किया है। उत्तरकाशी भी उसी में है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी कूड़े की समस्या है, उस कूड़े की समस्या का हम दीर्घकालिक रूप से एक परमानेंट स्थायी समाधान की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ प्लान सबसे अधिक शिक्षा के उसमें हो रहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय तो है, परंतु उनमें उतनी उपलब्धता नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में होती है। इस वजह से सारे छात्र अपनी शिक्षा के लिए उत्तरकाशी में पढ़ने आते हैं। तो व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ कूड़े का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके सुझाव में आप हमें कुछ सुझाव बताएं। वन दारोगा भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली सामने आने पर हरिद्वार में उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर में बने एक एग्जाम सेंटर में एंट्री के दौरान संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि वो अपने भाई के बदले एग्जाम देने पहुंचा हुआ था, जिसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी की शिकायत पर आरोपी अंकित सैनी के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया जो आरोपी है वो हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। हरिद्वार के विभिन्न सेंटर्स में आयोजित हो रही थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर आज मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। एक दौर था जब पिथौरागढ़ की पहचान मैग्नेसाइट फैक्ट्री हुआ करती थी। ये फैक्ट्री सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया होने के साथ ही ऐसा उत्पाद तैयार करती थी जिसकी डिमांड देश भर में होती थी। लेकिन वक्त के साथ ये पहचान धुंधली पड़ गई। हालात ये है कि एक दौर की पहचान अब खंडहर में तब्दील हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ मुख्यालय के सटे इलाकों में मैग्नीशियम कार्बोनेट जमकर पाया गया है। यहाँ मिलने वाले मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्वालिटी का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। यही वजह है कि जेके झुनझुनवाला ने 1974 में यहाँ मैग्नेसाइट फैक्ट्री खोली। चंडाग में लगाई गई ये फैक्ट्री देखते ही देखते पिथौरागढ़ की पहचान बन गई। आलम ये रहा कि पिथौरागढ़ को देश के अन्य हिस्सों में मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए जाना जाने लगा। जिले की इकलौती फैक्ट्री होने के कारण चंडाग का इलाका भी खासा गुलजार रहने लगा। एक पिथौरागढ़ की पहचान थी मैग्नेसाइट, जो चंडाग में
और दूसरा तड़ी गांव में एक कनेक्टिविटी थी प्लेन से, और पिथौरागढ़ इस मैग्नेसाइट के नाम से जाना जाता था। लोग इसको जानते थे क्योंकि दूर दूर तक इसके सामग्री की सप्लाई होती थी। मैग्नेसाइट फैक्ट्री ने पिथौरागढ़ को पहचान देने के साथ ही रोजगार भी दिया। आलम ये था कि करीब 400 से अधिक लोग फैक्ट्री के नियमित कर्मचारी थे। यही नहीं, हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी इससे जुड़ी थी। लेकिन 1990 में खुली बाजार नीति की सबसे अधिक मार इस फैक्ट्री पर पड़ी। भारत की खुली अर्थव्यवस्था में आने से चाइना के मैग्नेसाइट की डिमांड भारत में बढ़ने लगी। नतीजा ये रहा कि साल दर साल पिथौरागढ़ मैग्नेसाइट फैक्ट्री का महत्व कम होता गया और 1998 में इसमें ताला लग गया। को सभी लोगों के आय का जरिया था और लगे हुए यहाँ पर को बजेटी गांव से लेकर के चंडाग तक के सभी लोग उसमें कार्यरत थे। और अचानक उसका फिर 22 वर्ष तक यहाँ पर को सक्रिय रूप से कार्य चलने के बाद अचानक उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। फैक्ट्री के बंद होने के कारण यहाँ हजारों लोगों का रोजगार गया। वहीं जिले की पहचान पर भी खतरा मंडराने लगा। हालात ये है कि आज ये फैक्ट्री पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। भले ही सरकारों ने इसे खोलने के लाख दावे किए हों, बावजूद इसके मैग्नेसाइट फैक्ट्री के दिन अभी तक नहीं बहुरे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और बात कर लेते हैं यूसीसी को लेकर। अब दिल्ली में प्रवासियों संग जनसंवाद होगा। 14 जून को उत्तराखंड की यूसीसी कमेटी की दिल्ली में आमजन के साथ अंतिम बैठक होगी। कमेटी अब तक करीब 37 बैठकें कर चुकी है। लिखित में करीब आपको बताते चले कि 2,25,000 सुझाव यूसीसी का बेसिक ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ। समान नागरिक संहिता कानून लाने वाली है। इसको लेकर गठित यूसीसी कमेटी ने बेसिक ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया है। इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए कमेटी ने राज्य भर में 37 के करीब बैठकें की। वहीं 2.25 लाख के करीब जनता से और समाज सेवी संस्थाओं से सुझाव मिले हैं। इसमें से अहम सुझावों को कमेटी ने ड्राफ्ट में शामिल कर लिया है। वहीं जनता के बीच अंतिम बैठक प्रवासी उत्तराखंड वासियों के साथ होगी। यह बैठक दिल्ली में 14 जून को होगी। इस दरमियान कमेटी के सदस्य प्रवासियों के साथ कानून को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं उनमें व्याप्त चिंताएं और भ्रम को भी दूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।